हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा पर्यावरण। हम पर्यावरण की परिभाषा पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। और चलिए देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। यानी प्रकृति पर्यावरण नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि जो चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उनसे मिलकर जो चीज़ें बनती हैं हम उन्हें प्रकृति पर्यावरण कहते हैं। यानी भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव और जंतु। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल ने आप पहले ही परिचित हो गए। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये पर्यावरण के घटक में जो प्रकृति घटक था उसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल और जैव मंडल आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ तथ्य और जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। अब जानते हैं स्थल मंडल क्या होता है। यानी पृथ्वी की जो ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत होती है हम इसको स्थल मंडल कहते हैं। यानी जहाँ पर हम रह सकते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये किससे बना होता है? ये चट्टानों की पतली परत से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों का वाला विषम धरातल होता है। यानी ये जो धरातल है यहाँ पे पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, घाटी भी हैं। ठीक है, ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। यानी ये जो स्थलाकृतियाँ हैं पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, तो ये सिर्फ ऊपर नहीं पाई जाती, ये महाद्वीपों या और जो समुद्र है उनकी गहराई, उनके भी धरातल में पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। तो समझ में आया स्थल मंडल क्या है? जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पे खनिज प्राप्त होते हैं, जहाँ पे विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं, घाटी, मैदान, पर्वत, पठार जैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा होगा स्थल मंडल। इस पूरे से हम समझते हैं वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। इस वायुमंडल कहाँ है? ऊपर, जहाँ पर वो प्लेन चल रही है। जल मंडल यानी जो समुद्र हो गए, ठीक है, वो जल मंडल में आएंगे। स्थल जहाँ पर हम रहते हैं, ये पूरी चीजें मिला के क्या हो गया? जैव मंडल। आगे बढ़े। जल के क्षेत्र को हम जल मंडल कहते हैं। अब जल मंडल किसको कहते हैं? जहाँ पे जल होगा तो हम उसी को जल मंडल कहेंगे। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल किसको कहते हैं? समझ में आया कि जो पृथ्वी की चारों ओर पतली परत है वायु की, हम उसे ही वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह पृथ्वी की झुलसाने वाली गर्म एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु परिवर्तन होता है। तो चलिए बताइए मौसम परिवर्तन कैसे होता है? जब वायुमंडल में जब वायुमंडल में मौसम और जलवायु परिवर्तित होते हैं तब मौसम भी बदलता है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादप एवं जीव जंतुओं से मिलकर जैव मंडल बनता है या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब जैव मंडल कैसे बनता है? जो पादप यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु यानी हम और जो जानवर है, इन सभी चीजों को मिलाकर जैव मंडल बनता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन का संभोग बनाते हैं। अब यह सारी चीजें मिलकर जीवन पे पृथ्वी पर जीवन संभव करते हैं। ठीक है, समझ में आया स्थल मंडल क्या होता है? जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं परितंत्र क्या है। ठीक है, एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आचार्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा। मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी
लोमेर के रहने वाले हीरा ने आचार्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीचड़ एवं रेत नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने ऐसा कहा। अब आगे देखते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीड़े देखने को भी मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन की इस तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण होता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल में भी एक परितंत्र हो सकता है। ठीक है, समझ में आया कि जब परितंत्र क्या होता है, कहाँ कहाँ हो सकता है? वन में हो सकता है, घास स्थल में हो सकता है, रेगिस्तान में होता है, पर्वत में होता है, झील में, नदी में, महासागर में। यानी जहाँ पर जो जीव होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो वहीं पे एक परितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएं करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन भी सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी होती थी। लेकिन समय बीतता गया, पर्यावरण के उपयोग और उनसे परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए मानव ने। उसने फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना भी सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्यिक विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, जिसकी वजह से परिवहन में तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व का संचार हुआ और सहज और द्रुत हो गया। तो क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूजा एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच यही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। अब हम जानेंगे मानवीय पर्यावरण क्या है। जो मानव होते हैं वो पर्यावरण को अपने अनुरूप ढाल रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे वो पर्यावरण का उपभोग कर रहे हैं और उनमें काफ़ी बदलाव कर रहे हैं। तो पहले के लोग जो थे वो पर्यावरण के अनुकूल थे, वो पर्यावरण की चीज़ों से ही अपनी चीज़ों पूर्ति कर लेते थे। अब समय बढ़ता गया, लोग पशुपालन करने लगे, फसल उगाने लगे, स्थायी जीवन जीने लगे। फिर उसके बाद थोड़ा और समय आगे बढ़ा तो पहिए का आविष्कार हो गया, और समय आगे बढ़ा तो अब व्यापार करने लगे लोग, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हो गया, उद्योग खुलने लगे और फिर परिवहन आ गया और उसके बाद सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार होने लगा। तो ऐसे ऐसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गईं और वो पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाता चला गया। लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है और हमें इसको पर्यावरण को समरसता से और उसका उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में हमने जलमंडल पढ़े, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, ये आपको क्लियर हुआ होगा ये कहाँ पे है, समझ में आया होगा। उसके बाद हम मानवीय पर्यावरण को देखें। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।